Welcome to P. Agarwal Editorials. Today the topics that we are going to discuss is Women in Corporate Leadership, the Lived Reality. तो सबसे पहले कल 8 मार्च है, कल इंटरनेशनल वुमेंस डे है, तो यहाँ पर हम इस आर्टिकल में डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कंपनी को अपने एफर्ट्स जेंडर इंक्लूजन की तरफ शो करने चाहिए, रियल एक्सपीरियंस वुमेन के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में एक्चुअल में कैसे रहते हैं। इम्पैक्ट ऑफ DEI रोल बैक इन यूएस, तो डाइवर्सिटी इक्विटी और इंक्लूजन के जो प्रोग्राम्स थे यूएस फेडरल गवर्नमेंट ने उनको रोल बैक कर दिया कि वुमेन वर्कफोर्स में जिनको हम यूज़ कर रहे थे ताकि वुमेन वर्कफोर्स की पार्टिसिपेशन बढ़े, कि ये प्रोग्रेस को हैम्पर करते हैं। और अब इस मूव से क्या हो सकता है कि जो हमने अभी तक कोशिशें करी थी कि वुमेन वर्कफोर्स में ज़्यादा आए, वो सब धीरे धीरे वो उस प्रोग्रेस को थ्रेटन करता है। ग्लोबल रिपल इफेक्ट, तो अगर अब एक कंट्री ने हटाया, धीरे धीरे सारी कंट्रीज ही इस चीज़ पे आ जाएंगी कि DEI प्रोग्राम, डाइवर्सिटी हायरिंग प्रोग्राम्स को बेसिकली बंद कर दिया जाए। तो वुमेन की वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन इंडिया में 35.9% है, सीनियर और मिडिल मैनेजमेंट लेवल्स पे सिर्फ 12.7% है। फिर हम देखें DEI टोकनिज्म और पाथवे टू लीडरशिप। तो अब क्या DEI इनिशिएटिव सिर्फ एक टोकन या गेस्टर की तरह कि वो अच्छा कम है तो हम दे रहे, नहीं, बल्कि ये प्रोवाइड कर रही हैं एंट्री पॉइंट वुमेन के लिए। उनकी एक्चुअल जो प्रोग्रेशन है वो तो उनकी परफॉर्मेंस और वर्क प्लेस बोर्ड पे ही डिपेंड कर रहा है। देन लीगल मैंडेट्स फॉर वुमेन इन लीडरशिप इंडिया, तो कंपनीज एक्ट 2013 और सेबी 2015 डायरेक्टिव ने कहा कि एटलीस्ट वन वुमेन होनी चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, जो भी लार्ज कंपनीज हैं उनमें। इसके कारण वुमेन रिप्रेजेंटेशन बोर्ड्स में फ्रॉम 5% टू 18% इंक्रीज हुई फ्रॉम 2011 टू 2023। फिर बेनिफिट्स क्या है वुमेन के लीडरशिप रोल में होने के लिए, एक बेसिकली एक नया पर्सपेक्टिव आता है कि एथिकल इश्यूज पे ज़्यादा, गवर्नेंस पे, वर्क प्लेस की सेटिस्फैक्शन। वैसी वुमेन की जर्नल एक टेंडेंसी होती है कि आसपास के लोग सब आराम से काम कर पा रहे हैं। रिसर्च शो करती है कि जिन कंपनीज में ज़्यादा वुमेन लीडरशिप है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं ओवरऑल, क्योंकि वो सबका ख्याल रख रहे हैं। तो एम्प्लॉयज़ का भी होता है कि हमारी कंपनी हमारा ख्याल रख रही है तो हम और अच्छे से काम करें। तो एक डाइवर्स पर्सपेक्टिव आता है, बेटर गवर्नेंस होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेक होल्डर रिलेशनशिप्स बनते हैं। देन की एरियाज वेयर वुमेन लीडर्स कैन ऐड वैल्यू, तो गवर्नेंस में, स्ट्रैटेजिक ओवरसाइट में, रिस्क मैनेजमेंट में, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर वैल्यू में, इन्वायरमेंटल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में। फिर नीड फॉर रियल चेंज, तो टोकन लीडरशिप जो है ना वो जेन्युइन एम्पावरमेंट नहीं दे रही है। वुमेन को रियल डिसीजन मेकिंग पावर धीरे धीरे मिलनी चाहिए कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप, बोर्ड मीटिंग्स। फिर पे पैरिटीज जो मेल काउंटर पार्ट से है वो एक क्रूशियल है फॉर एक्चुअल प्रोग्रेस। फ्यूचर स्टेप्स, तो कंपनीज और रेगुलेटर्स को एक इंश्योर करना चाहिए मीनिंगफुल इंक्लूजन रादर देन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो उसके बाद अब ये आर्बिट्रेज जो कंसल्टिंग है वो एक 10 ईयर स्टडी कर रही है फॉर स्टडिंग की वुमेन की बोर्ड रिप्रेजेंटेशन 1000 कंपनीज में, ताकि वो एनालाइज कर सके प्रोग्रेस और चैलेंजेस। तो कंक्लूजन यही है कि DEI एफर्ट जो है वो रियल अथॉरिटी की तरफ जाएं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज लाएं वुमेन के लिए, और हम इससे कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, वुमेन की कॉर्पोरेट वर्ल्ड में पार्टिसिपेशन को एक अच्छा मोड दे पाए। इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अफेक्टिंग क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, तो AI इन एजुकेशन अ ग्रोइंग रियलिटी। तो AI टूल्स जो है वो वाइडली एजुकेशन में यूज़ हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड। ओवर 61% एजुकेटर्स भी इंडिया में इसे यूज़ कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी सोच रही है कि स्टूडेंट्स इस पर ज़्यादा रिलाई करेंगे तो उनकी क्रिटिकल थिंकिंग को डैमेज हो सकता है। तो क्या AI क्लासरूम्स में अलाउ होने चाहिए, तो एक ऑथर का कहना है कि AI शुड बी अलाउड, पर उसका जो यूज़ है वो डिपेंड करता है कि कैसे करा जा रहा है। फिर एक और ऑथर कहते हैं कि हम इसे प्रोहिबिट नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसके रिस्पॉन्सिबल यूज़ को हम स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को समझा सकते हैं, पॉलिसीज़ बना सकते हैं उनके रिलेटेड। AI एज एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो AI धीरे धीरे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स का एक कोर पार्ट बने जा रहा है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2025 हाईलाइट करती है एनालिटिकल थिंकिंग, AI रिलेटेड स्किल्स एंड अडेप्टेबिलिटी एज टॉप फ्यूचर स्किल्स। तो AI की इंटीग्रेशन एसेंशियल है ताकि यूज़र डाटा भी प्रोटेक्टेड रहे, प्रिवेसी कंसर्न्स ठीक रहें। द नीड फॉर AI रेगुलेशंस इन एजुकेशन, तो गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस माइट इंश्योर कि जो AI टूल्स हैं वो सेफ हैं, अनबाइज्ड हैं, ट्रांसपेरेंट हैं। यूनिवर्सिटीज़ को रिस्पॉन्सिबल AI यूसेज गाइडलाइंस निकालनी चाहिए ताकि इंस्टीट्यूशनल कोर्स स्पेसिफिक लेवल्स पे
अच्छा काम हो सके। फिर यूरोपियन यूनियन ने भी स्टेप्स लिए हैं एआई रेगुलेशन के लिए। इंडिया अभी भी डिस्कशन फेज में है। एआई's इम्पैक्ट ऑन क्रिटिकल थिंकिंग, तो कुछ एजुकेटर्स का यही है कि स्टूडेंट की सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। कुछ लोग ये इस व्यू के हैं कि एआई को हम क्रिटिकल थिंकिंग और प्रैक्टिकल स्किल्स दोनों को बैलेंस करके यूज़ कर सकते हैं। कईयों का मानना ये है कि इस पे ओवर डिपेंडेंस नहीं होना चाहिए, पर लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए कि एआई को हमें कहाँ तक यूज़ करना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड यही है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को ट्रेन करना चाहिए कि कैसे एआई का यूसेज रिस्पॉन्सिबली करा जा सके। और एआई की पॉलिसीज जो हैं वो बेटर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ला सकती हैं। वाइल एआई एनहांसेस एजुकेशन इट मस्ट नॉट रिप्लेस क्रिटिकल थिंकिंग। तो मेरे हिसाब से एआई से हमें वो काम करवाना चाहिए जो मतलब एक तरह से लेबोरियस वर्क हो, जो खुद से सोच के चीज़ें करनी है वो आप ही कर सकते हो, एआई उतना अच्छा नहीं सोच सकता है। थैंक यू।